हेलो नमस्कार बेटा, हाउ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत ठीक ठाक होंगे। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। बच्चों आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर होगा जिसके बिना पूरी बायोलॉजी अधूरी मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कल जब बात किया था तो हम लोगों ने सिंपल बात किया था इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में। बहुत सिंपल था कि यहाँ कौन से प्रिंसिपल पढ़ना है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन देखना था। आज हम वही इनहेरिटेंस वेरिएशन देखेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर के आधार पर, यानी मॉलिक्यूलर बेस उसका होगा, यानी मॉलिक्यूल को लेकर चलना है हमको। आज ये सिंपल हम ये नहीं बताने वाले हैं कि हाँ ये जीन है, ये ट्रांसफ़र करके दैट्स ऑल, नो। अब हम देखने वाले हैं उस बेसिक लेवल पर बात करेंगे, उसके फार्मूले लेवल की बात करेंगे, जो डीएनए के बारे में होगा, जो आरएनए के बारे में होगा। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस चैप्टर्स को आप जान लीजिए कि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। खास तौर पे इस चैप्टर्स में आप जान लीजिए कि बहुत सारे नंबर्स यहाँ से मिल भी जाते हैं और क्वेश्चंस आपको ऐसे बनाए जाते हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जानते हुए भी सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं एग्जाम में। तो आज मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो ही आपका फ़ायदा होने वाला है। बीच में भाग जाएंगे तो कोई मतलब होगा नहीं। वीडियो को डोंट बी स्किप, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो आइए चलिए देखते हैं आपके इस फेवरेट जो हमारा ये चल रहा है सीरीज जिसका नाम है गन शॉट क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। आज उसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे फेवरेट आपका टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए देख लेते हैं कि ये मॉलिक्यूलर लेवल जो होता है किसी भी इनहेरिटेंस और वेरिएशन करवाने के लिए वो आखिर है क्या। देखिए बहुत ही सिंपल बात मैं करने वाला हूँ बेटा, जो आपको कम से कम स्टार्टअप अच्छा सा मिल जाए। तो स्टार्टअप करने के लिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज न्यूक्लिक एसिड। आपने नाम सुना होगा कि हाँ कहते हैं भाई ये तो न्यूक्लिक एसिड है। हालांकि इसमें बहुत सारे अपने अपने साइंटिस्टों का एक अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल उसको कहा जाता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी ट्रेट्स को ले जाने की हिम्मत रखता हो। तो वो हमारे सामने आ रहे हैं दो महान भाव, जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए और आरएनए। अब जान लीजिए कि जेनेटिक मटेरियल के आधार पर यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये डीएनए मेजॉरिटी देखा जाता है कि यही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन आरएनए को आप पीछे मत छोड़िए, हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आरएनए कहता है कि साहब मैं जेनेटिक मटेरियल तो ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस केसेस में हूँ उस केसेस में मैंने तहलका मचा के रखा है। जैसे आरएनए को आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल के रूप में तो आपको मिलेगा वो आपको कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस जब आपने देखा था तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो उस आरएनए के अंदर था वो हमारा डीएनए ही था। इसीलिए इतना ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रखा था, इसीलिए हम आपको घर में कैद करके रख दिया था, बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर रखा था। और उसी की देन है कि आज हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके सामने पेश हुए हैं। और ऐसे न जाने कितने लोग उसी दौरान कोरोना टाइम पीरियड में ही अपने आप को, अपनी आवाज़ों को और बुलंद कर दिया, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसका कोई नाम नहीं था इस दुनिया में, इस भारत में। आज हर बच्चा उन लोगों के बारे में जानकारी रखता है। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब का कमाल है दोस्तों। तो आइए अब हम देखने वाले हैं कि कोरोना वायरस के केसेस में जेनेटिक मटेरियल अर्थात आरएनए है, वहीं पर हम बात करेंगे टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये ऐसा वायरस है जो कि बड़ा हार्मफुल होता है, टोबैको को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखने वाला है। तो इसके अंदर ऐसी क्यों क्वालिटी है? जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ क्या है जेनेटिक मटेरियल, क्या है हमारा, ये आपने देखा। हालांकि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार से देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, यानी ये न्यूक्लियोटाइड का एक बहुत बड़ा चेन बना हुआ है। इस चेन में, इस जंजाल में जो फंस जाता है, जो फिर घूम ही जाता है उसी के अंदर। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नॉट नन अनदर देन, बल्कि कहेंगे कि ये एक प्रकार से पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का, राइट। अब हम समझ ही लेते हैं कि वास्तव में न्यूक्लियोटाइड है क्या सर। आपने तो कह दिया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर दिया, लेकिन बता तो दीजिए क्या है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ें होती हैं।
अब यहाँ पर मैं पहले बात करूँगा न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। देखिए, एक डीएनए बनाना है तो आप 3 चीज़ों का डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही 3 चीज़ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे एक चेन बना देते हैं। अब वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक डीएनए को कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपका एनबी है। एनबी इज़ नॉट अदर, एनबी इज़ द नाइट्रोजनस बेस, यानी एक बेस पेयर है जो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये होता है प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन्स की क्वालिटी ये होती है कि इसमें डबल हम देखेंगे कि एक रिंग पाया जाता है जिसमें 9 कार्बन का एक, हम कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर पिरिमिडिन हमारा मात्र एक सिंगल रिंग होता है जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। बात समझ में आई? अब जब प्यूरिन की बात तुम करते हो तो इसमें कौन कौन से बेस पेयर होते हैं? तो एजी समझ पाते हो ना, एडेनिन ग्वानिन, है ना, जिसे इसको जब हम पढ़ते हैं किसमें, डीएनए वाले में, तो एडेनिलेट कहा जाता है ना वहाँ पे। तो ये एडेनिसिन, एडेनोसिन, फिर उसको एडेनिलेट, डीऑक्सी एडेनोलेट कहा जाता है। वो आगे की बात है, वहाँ समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बस तो यहाँ पर समझ लीजिए कि प्यूरिन में एजी, तो ये कहता है पिरिमिडिन, तो मुझे क्यों छोड़े हो, मैं तो टीसी, वो एजी है तो मैं टीसी हूँ, एडेनिन ग्वानिन है तो मैं थायमिन साइटोसिन हूँ। अब यहीं पर मसला फंस जाता है कि सर क्या टी यानी थायमिन, अब हम थायमिन कहाँ लेंगे? तो आपको पता होगा कि एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, थायमिन जब मारा जाता है तो किसके हाथ मारा जाएगा? यूरेसिल के हाथों से, क्योंकि यूरेसिल कहता है कि जब मैं आरएनए के रूप में आऊँगा तो थायमिन तो मुझको कहीं दिखाई मत पड़ना मुन्ना, नहीं तो तुम्हारा नस्त नाबूद करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तो थायमिन कहता है मैं रिप्लेस कर जाऊँगा सर, व्हेन यू कमिंग, ऐसा मुझे लगेगा, मैं किनारे हो जाऊंगा और मेरे स्थान पे यूरेसिल चाचा तुम चले आना। ये मसला साफ हो गया? अब समझिएगा थोड़ा सा। कहा गया कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अभी डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इनके बीच की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है थोड़ी सी कह सकते हैं नरम होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मजबूती नहीं कह सकते हैं, डबल बॉन्ड में ही काम चल जाता है। लेकिन ये मानता नहीं है, ये कहता मैं तो साइटोसिन हूँ ना, मुझको ग्वानिन के साथ दोस्ती कराओगे तो मुझे एनर्जी रुपया ज़्यादा दे दो, मुझे 3 बॉन्ड चाहिए हाइड्रोजन का। अगर तुम 3 बॉन्ड नहीं दोगे, रुपया ज़्यादा नहीं दोगे, तो मैं कब का भाग जाऊंगा पता नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर बहुत सारी म्यूटेशन करके निकल जाऊंगा। तो ये लोग डरते हैं, ये कहते हैं ना बाबू अतुक, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 रुपया दे दो भैया, नहीं तो ये कहीं भगा तो पूरा साफ़ कर जाएगा, म्यूटेशन कर देगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती कराई जाती है। फिर देखेंगे दोस्तों फास्फोरिक एसिड, दूसरा भाग मैंने आपको ये बता दिया, फास्फोरिक एसिड H3PO4 जो फास्फेट होता है, दूसरा ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है जिसको आप कहते हो पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर दोस्तों 5 कार्बन का होता है, कितने का? 5 कार्बन का होता है। डीएनए में जब पाया गया तो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया, आरएनए जब पाया गया तो राइबोस शुगर के नाम से जाना जाता है। डीऑक्सी और राइबोस का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है, छोटा सा लेकिन समझाने के लिए काफ़ी है ये। देखो, ये हमारा आरएनए का है। क्यों आरएनए का है? क्योंकि दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, कार्बन नंबर 2 पर आइए। कार्बन नंबर 2 पे आपको मिल रहा है क्या? OH, बाकी HOH यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, है ना। तो 5 नंबर कार्बन पर आप देखिए तो आपको CH2OH मिलेगा, समझ में आया? हालांकि अभी जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कैसे वहाँ पे फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है। अब यहाँ पर देखा OH ग्रुप है, तो दूसरे कार्बन नंबर पर OH ग्रुप है, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन निकला नहीं है, तो ये हमारा कहलाता है राइबोस, यानी आरएनए में पाया जाता है। अच्छा, इसकी जो कह सकते हैं रिएक्टिविटी बड़ी तगड़ी है, किसी से रिएक्शन कर जाता है, धड़ 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 धड़। तुम आके बोल दो भैया मुझे 5 रुपये का कमी है, तो कहेगा ले 5 रुपये ले। तुम आके कह दो 5000 की कमी, तो कहेगा ले पैसा। यानी इतना ज़्यादा दयाशीलता है कि जिसके साथ मन हो जिसके साथ रिएक्शन बना के तैयार कर देता है। तो भैया ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है इस लाइफ में, क्योंकि जब हर के साथ तुम जुड़ने लगोगे तो तुम्हारी मजबूती कहाँ रह जाएगी। तुम अपनी व्यवस्थापन को खुद भंग करना चाहते हो तो उसको नहीं करना है। यू हैव टू लेस रिएक्टिविटी। तो ये भाई साहब कहते हैं मैं रिएक्टिविटी ज़्यादा हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी इनकी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। जब आप बार बार किसी की तरफ आपको झुकाव ज़्यादा होगा तो आप लचीलेपन की आधार पर आपकी मजबूती कम हो जाएगी। तो ये हमारे भाई साहब आरएनए दादा करते हैं। तो आरएनए दादा को कहा गया तुम बेटा जेनेटिक मटेरियल बनने लायक नहीं हो सब जगह, कुछ ही जगहों पे हो, और जहाँ पे हो तुम जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आते हैं डीएनए पर। वही कार्बन नंबर 2 पर देखो कहीं O दिखा मुन्ना? वो नहीं दिखा, क्योंकि ये डीएनए का है, डीऑक्सी है वो शुगर है। नाम से देखो डीऑक्सी, ऑक्सीजन का निकल जाना,
तो यहाँ पर आपने ऑक्सीजन को निकाला है ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है ऑन द कार्बन नंबर 2। देन इसकी स्टेबिलिटी बड़ी तगड़ी हो जाती है, इतना मजबूत हो जाता है। कहता है किसी के माई के लाल में दम है तो आके जुड़ के दिखाओ मुझसे, मैं जुड़ने वाला हूँ नहीं बेटा, सब साइड में रहो। जुड़ना है तो एक नियम बनेगा, एक आधार बनेगा, एक चिन्ह होगा कि तुम यहाँ से आओगे, तुम यहाँ से आओगे। ऐसे नहीं कि कोई भी आके मार के चले जाओगे, सबको मारूंगा गिरा के, यानी सबका बदल लेगा तेरा डीएनए, समझ में आया ना। तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज़ द डीएनए का ये पेंटोज शुगर, समझ में आएगा ना। चलिए अब देखिए, ये मैंने अभी आपको तीनों बात समझा दी है कि ये तीनों मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं। दोस्तों देखिएगा, इसमें मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने ले लिया आरएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए में देखिए OH होना ही चाहिए। इसके देखिए ये जो कार्बन नंबर दोस्तों जो 5 वाला हमारा है ना, ये वाला देखो ये 5 नंबर पर है, तो 5 पर क्या था CH2OH था, तो O तो यहाँ पे H गायब हो गया। H कहाँ गायब हो गया, क्योंकि H से हमने देखा कि यहाँ पर फास्फोरिक एसिड जुड़ गया H3PO4। तो जैसे ये बॉन्ड लगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो पेंटोज शुगर था, जैसे इसके साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ गया तो किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, फास्फोईस्टर बॉन्ड, फास्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। और जब बहुत सब जुड़ जाते हैं तो फास्फोडाइस्टर कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको फास्फोईस्टर बॉन्ड जानना है। और कार्बन नंबर 1 पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 कहता है कि दादा मैं भी तो जुड़ना चाहता हूँ, किसके साथ जाऊँ। तो ये कहता है तुम परेशान मत हो मुन्ना, मैं तुम्हें नाइट्रोजनस बेस दूंगा, चाहे प्यूरिन दे दूंगा चाहे पिरिमिडिन ले लेना। तुम इन्हीं दोनों में से, यानी कि इन्हीं चारों बेस में से एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, पाँचों में से किसी के साथ तुम जाके जुड़ जाओ, हमें दिक्कत नहीं। बशर्ते याद रहे कि तुम आ रहे हो मेरे ऊपर तो किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पर ही जोड़ोगे। तो ये लोग कहते हैं ठीक है सर मुझे कार्बन नंबर 1 पर जोड़ दीजिए, कहेगा आओ। लेकिन जब तुम आओगे तो तुम्हारे हम एक बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक हम तुम्हारे बीच एक लेयर बना देंगे जिसका नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। जब पेंटोज से फास्फेट जुड़ता है तो कहा जाता है फास्फोईस्टर बॉन्ड। जब वहीं से नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है पेंटोज शुगर से कार्बन नंबर 1 पर तो कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। बात समझ में आया। जब तक हमारा पेंटोज शुगर से केवल नाइट्रोजनस बेस था तब इस प्रक्रिया को मैंने कहा ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में एक चीज़ और जोड़ दीजिए, अर्थात जैसे तुमने फास्फोरिक एसिड जोड़ा कार्बन नंबर 5 से, जैसे ये बदल गया पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये हमारा एक समूचा न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे अथाह न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए मैं बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। बस ये हमारा आप जो 12, 15, 16 लेक्चर होगा उसको देख लीजिएगा, पूरी बायोलॉजी नस्ते नाबूद कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए। अब देखिए कुछ सैलिएंट फीचर बताता हूँ जो डीएनए के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो डीएनए ये जानो कि वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में सबसे पहली मतलब डबल स्टैंड क्या बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, बताया था। तो लोगों को जहन में आने लगा कि हाँ चलो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन ये डबल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और ये घूमता कैसे, तो राइट हैंड कॉइल्ड हमेशा करता है जो एंटी पैरेलल में बना है। अगर 5 to 3 चला है तो दूसरा वाला 3 to 5 चलेगा। समझ में बात है। तो इन्होंने ये बात बता दिया। और एक चीज़ और कहा था, कहा किसी भी डीएनए का जो बैकबोन होगा वो कोई और नहीं होगा, ये शुगर और फास्फोरिक एसिड होगा। यानी इस नाइट्रोजनस बेस को तुम हटा भी दो तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, ये दोनों मिलकर के रीढ़ की हड्डी बन जाएंगे डीएनए के लिए। तो ये चीज़ बताया कि पेंटोज शुगर जब फास्फेट के साथ ग्रुप बनाता है तो हम कहते हैं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए। ये बात इन्होंने कहा था। और ये हमेशा राइट हैंड फैशन होते हैं, डबल स्टैंड में मैंने बता ही दिया, एंटी पैरेलल में होते हैं, बैकबोन हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना है। मैंने यहाँ से हल्का सा डबल स्टैंड दिखा भी दिया है। देखो ये 5 से चला तो 3 पे ख़त्म हुआ, 3 से चला तो 5 पे ख़त्म हुआ, ये एंटी पैरेलल होता है। ये दोनों डीएनए का, ये ना ये डीएनए का जो मुंह है, ये देखो छछुंदर की तरह जो मुंह आया है, तो ये जो बीच का गैप है ना मुन्ना, ये वाला, इसका रेंज बताया गया कि डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और कहा गया कि ये बहुत सारे ऐसे क्वाइल्ड ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, ऐसे देखो ऐसे एक क्वाइल्ड बन गया ऐसे ऐसे। तो ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं एक टर्न होता है। और ये 360 डिग्री पे ऐसे घूम जाते हैं। देखो ये 360 डिग्री पे, लाइक दैट दे कैन बी मूव। नाउ द 1 टर्न इज इक्वल टू द 360 डिग्री इज कॉल्ड एज अ पिच। क्या बोलते हैं इसको, पिच कहा जाता है। अब
पिच ना समझ जाना कि पिच थोकने वाला नहीं, वो पिच है, एक गड्ढा है, एक एरिया हो गया। एक पिच में माना जाता है कि लगभग 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने बेस पेयर में ना? 10। तो 10 इसमें बेस पेयर पाए जाते हैं। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक पिच का 34 एंगस्ट्रॉम, कितना? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। या इसी को नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 3.4 नैनोमीटर कहा जाता है। ये बात समझ में आया? अब देखो ये दो आपस में सब जुड़े हैं ना, ये सब बेस पेयर होते हैं। देखो इन्हीं बेस पेयर यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डीएनए हमारा चिपका रहता है बाबू। ये बॉन्डवा ना रहे तो ये सब डीएनए उन्हें कहेंगे जा रहा हूँ मैं मेला, तुम जाओ मेला, यानी दोनों चले गए घूमने और बीच में तुम्हारा डीएनए का ब्रेकडाउन हो गया और दोनों का आपस में रिलेशन खत्म हो। जैसे रिलेशन खत्म जैसे म्यूटेशन का आज तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए बॉन्ड बड़ा तगड़ा बांध के रखता है डीएनए को, इसको स्टेबिलिटी मजबूत करता है, समझिएगा। इस कहता है कि इनके बीच में देखो ये सब बेस पेयर है, इसी से कहता है कि ये जो दो बेस पेयर बगल बगल में है ना मुन्ना, ये छोटा छोटा, इनके बीच ये 2 नाइट्रोजनस बेस का बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। या इसी को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर कहा जाता है। तो ये रट लेना आता है भी कि दो कॉन्सिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। एक हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। जो डायमीटर है इन दोनों एरिया का, यानी दो मुंह है, इस मुँह का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। 10 बेस पेयर पाया जाता है। फिर देखो ये कहा गया कि डीएनए सिंगल सेल में, हमारा जो सेल है ना, इस सेल में आपको मैं बताऊँ, अभी मैं यहाँ से अगर ये समझाने की कोशिश करूँ कि जो लेंथ है किसी भी डीएनए की लंबाई नापना है तो तुम उसके न्यूक्लियोटाइड की संख्या को काउंट कर लो बस। नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड यानी बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज अ बेस पेयर कहा जाता है। ठीक है ना, ये समझ में आया? अब देखो यहीं पे दोस्तों क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था चारगाफ साहब कहते हैं कि दोस्तों A+G = T+C। एडेनिन जितना होगा, एडेनिन और ग्वानिन के जो सम होते हैं ये हमेशा थायमिन और साइटोसिन के इक्वल होता है। देखिए एक बैक्टीरियोफेज जो हमारा Cy174 होता है, इसके बीच में कितने बेस पेयर हैं? तो 5386 न्यूक्लियोटाइड। और वहीं पर लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज का कितना है? 48502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई में 4.6 10⁻6 बेस पेयर होता है। और ह्यूमन, हम लोगों के शरीर का जो डीएनए सिंगल सेल में 6.6 10⁻9 बेस पेयर होता है। और जब हमारे शरीर के एक सिंगल बेस पेयर को काउंट करते हैं और वहीं पर हम देखते हैं इसको 0.34 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर का डिस्टेंस, इसको और टोटल डीएनए पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड, इनको जब काउंट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो इससे आपको पूरे डीएनए का एक साइज पता चल जाएगा कि एक सिंगल सेल में डीएनए की साइज क्या है। तो 2.2 मीटर प्रति सेल होता है, समझिए। हेप्लॉइड कंटेंट में ह्यूमन का डीएनए 3.3 10⁻9 बेस पर होता है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फ्रेडरिच मेसर, इन्होंने 1869 में बताने की कोशिश की कि वास्तव में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को बता दिया कि क्या है इसके डीएनए का जो एसिड वाला नेचर है वो जो होता है वो वास्तव में इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया, क्योंकि उन्होंने डीएनए में इसको देखा था। और इन्होंने बताया कि फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल के न्यूक्लियस इन्होंने देखा था कि इसके अंदर एक न्यूक्लिक गुण है। इस वजह से इन्होंने बताया कि एसिडिक नेचर की वजह से हम इसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से यानी न्यूक्लिन के नाम से बता दिया था। और अल्टमान चाचा जो थे ये कम नहीं थे, इन्होंने कहा बेटा जो तुम ये सब बताए हो वास्तव में मैं जो बताता हूँ ये न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे शब्दों से सबसे पहली मर्तबा हमारे अल्टमान चाचा ने बताया था। समझ में आई बात? देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, बॉडी में डीएनए इधर उधर घूम रहा होता है तो कैसे उसको पैक कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो किससे दोस्ती कराओगे? तो ये कहा गया कि डिस्टेंस ऑफ द 2 नाइट्रोजनस बेस, 2 नाइट्रोजनस बेस के डिस्टेंस को टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर किसी सेल के अंतर्गत जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके पास। देखो 0.34 × 10⁻⁹ बेस था, एक डिस्टेंस होगा 2 के, और टोटल कितना 6.6 × 10⁻9, दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2.2 मीटर हमारा पता चल गया डीएनए का साइज, है ना। प्रोकैरियोट में जानते हैं कि डीएनए हमेशा उलझा रहता है, स्कैटर्ड रहता है, फैला रहता है साइटोप्लाज्म में, जब मन करे जहाँ जाए। ये क्या करता है कि डीएनए में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसका फास्फेट पाया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फास्फेट डीएनए हैव द नेगेटिव चार्ज। ये क्या करता है कि अभी दोस्ती करना चाहता है किसी प्रोटीन के साथ जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे डीएनए माइनस प्रोटीन पॉजिटिव के साथ बाइंड बनाता है या कैसा कंबाइन करता है तो एक फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हम प्रोकैरियोट के केसेस में स्पेशली ई कोलाई में देखते हैं। बात समझ में आया? प्रोकैरियोट देखिए यूकैरियोट में क्या था, डीएनए ऐसा नहीं कि घूम रहा हो, इसके पास वेल डेवलप यहाँ पर है सब कुछ। क्या होता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि रैप्ड करता है, किसके चारों तरफ घिरता है? पॉजिटिवली चार्ज
हिस्टोन प्रोटीन। तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये क्या करते हैं, घूमते हैं, और यहाँ पर देखेंगे उसमें एक बेसिक प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन से हैं, लाइसिन और अर्जिनिन नाम के जो पाए जाते हैं, और ये लोग मिल करके दोस्तों क्या बनाते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। और इसी हिस्टोन ऑक्टामर में आप देखेंगे जब डीएनए नेगेटिव इसके चारों तरफ घूम जाता है इस तरह से, तो इस प्रकार से बने हुए एक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, जिसमें 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने ऑक्टामर आपको दिखाया, इसमें स्पेशली H1 है, H2A है, H2B है, H3, H4 है, ये सब मिल जाते हैं, जिसमें से ये जो चारों है ना, ये पेयर्ड में होते हैं। तो ये 4 दूनी 8, इसीलिए इसका नाम होता है ऑक्टामर के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने लिख भी दिया यहीं पर, हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि प्रोटीन हिस्टोन है, 8 है तो ऑक्टामर हो गया। तो यही चारों दुगने दुगने में होते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब पूछा जाता है कि H1 का काम क्या होता है, तो ये डीएनए को प्रोटीन के साथ जैसे बांड बनाता है, यानी लिंकर के रूप में जाना जाता है, जो जोड़ के रखने वाला काम होता है ना। देखो ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होता है, जब आपस में क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, आगे जब प्रोग्रेस करता है तो ये बदल जाता है क्रोमेटिन में, और क्रोमेटिन आगे क्रोमेटिन फाइबर में, और ये आगे क्रोमोसोम में। जबकि आप देखेंगे जब सेल डिवीजन होता है मेटाफेज अवस्था में, तो यही हमारा क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में। और ये क्रोमेटिन आपस में पैक हो जाते हैं। देखो क्रोमेटिन को पैक अगर करना है हायर लेवल पर, तो आपको एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम होता है NHC, है ना, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और वही नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन 2 अवस्थाओं में है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो यूक्रोमेटिन हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जो कि डार्क अवस्था में है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, बात समझिएगा। फिर देखिए अब डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसकी सर्च में बहुत सारे साइंटिस्टों ने जानकारी करने की कोशिश की, जिसमें ग्रिफिथ वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था 1928 में। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो, वर्क ऑन द डिप्लोकाकस निमोनी। इन्होंने डिप्लोकाकस निमोनी नामक बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे इन्होंने, जो निमोनिया करता था। जब ये निमोनिया के बारे में पता करने की कोशिश किया, तो इन्होंने देखा कि दोस्तों, इन्होंने जब इसको ग्रो कराया तो इनको 2 तरीके के स्ट्रेन के वाले बैक्टीरिया मिले। एक था यस स्ट्रेन, जो कि हमारा कैसा था, एक सॉफ्ट था, जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोट लगी थी, और ये हमारा वायरुलेंट था, घातक था, रोग करने वाला था। लेकिन एक हमारा था रफ स्ट्रेन। अब रफ क्या करता था, रफ के पास लैग था, पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं पाई जाती थी, और जिससे ये हमारा नॉन वायरुलेंट था। तो हमारे लिए सबसे घातक कौन है, यस वाला। यस जहाँ मिलता था जिसको खत्म कर देता। तो इन्होंने कहा एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। बताया गया क्या करोगे, कहा आर स्टेन को तुम चूहे के ऊपर लगाओ, इंजेक्शन दे दो। देखा चूहा तो जिंदा है, कहा तो आर तो थोड़े ना वायरुलेंट था, वो तो नॉन वायरुलेंट है। कहा ठीक है, अच्छा। अब कहा गया यस को लगाओ। जैसे ही यस को चूहे के ऊपर लगाया, वो चूहा मर गया। चूहा क्यों मर गया, क्योंकि यस वाला वायरुलेंट था, पॉलीसेकेराइड की कोट लगी हुई, तो जैसे गया बस उसको बेल बात के खत्म कर दिया चूहे को। अब लगने लगा कि हाँ ये घातक है, कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ है। फिर कहा गया अच्छा एक काम करो, इसी हीट किल्ड कर दो यस स्टेन को, यानी जो यस वाला घातक था तुम उसको गर्म कर दो। जैसे गर्म किया, अब कहा गया अब लगाओ। अभी क्या था, चूहा जिंदा हो गया, यानी जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा वो मर गया, जो नुकसान कर रहा था। अब कहा गया अच्छा रुको, अब जरा हीट किल्ड को और आर स्टेन इन दोनों को लगाओ एक साथ। अब देखा कि चूहा तो जिंदा है, सॉरी चूहा तो मर गया। तो कहा कि ये कैसे, अभी तक तो हमारा यस स्टेन जब अकेले लगाया था तो जिंदा हो गया था, यानी कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीनेचर्ड हो गया होगा, मर गया होगा, यानी उसके अंदर की एक्टिविटी सब लॉस खत्म। अब हमने उसको गर्म किया, बस आर के साथ मिला दिया तो मर गया, वो कैसे। तब बाद में पता चला नहीं, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर उसके अंदर से। तो पता लगा कि ये जो हमारा यस स्टेन था, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी कुछ था जो भी डीएनए वगैरह, ये ट्रांसफ़र हो गया आर के पास, और आर बन गया वायरुलेंट, और जिसकी वजह से चूहा गया स्वाहा। समझ में आया बात। अब देखो, अब इसमें आता है बायोकेमिकल, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रिंसिपल था, ये भी 1933 से 44 के बीच में अबेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी इन लोगों ने दिया था। बस कुछ नहीं, इन्हीं के जो हमारी एक्सपेरिमेंट था उन्हीं की बातों को उन लोगों ने क्लियर बताया। इन्होंने केमिकल नेचर बताया, जैसे ग्रिफिथ ने यहाँ तक छोड़ा था, तो उन लोगों ने ग्रिफिथ की बातों को और अच्छा बनाने के चक्कर में ये जानने की कोशिश की कि हाँ वो चूहा मारा क्यों था, ना देखा जाए उसके अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, डीएनए था, प्रोटीन था, ये सब जानकारी करने के लिए ये लोग इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, फिर देखो भैया, अब आगे हार्सी एंड चेजे का एक्सपेरिमेंट इन्होंने यूज़ किया था बैक्टीरियोफाज को। बैक्टीरियोफाज इज़ दैट वायरस जो क्या करता है, जो मार देता है किसको, बैक्टीरिया को मार देता है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, कहा कि इसके अंदर का डीएनए है, इसको 2 तरीके से रंग दो। रंगा जानता है ना, एक को बना दिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 के, और एक बना दिया प्रोटीन को किससे रंग दिया, रेडियो एक्टिव यस सल्फर, यानी सल्फर 35 से। कहा गया अगर ये अंदर गया बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज, और अगर हमारा आरएनए हो, मतलब प्रोटीन अगर नुकसान करेगा तो ये चला जाएगा यस वाला, सल्फर चला जाएगा। अगर डीएनए ट्रांसफ़र होगा तो जान जाना कि हमारा क्या चला गया, हमारा
आपका डीएनए चला गया, ठीक है ना, यानी फास्फोरस चला गया। तब जब देखा गया बैक्टीरिया जो मर रहा था, जिसके अंदर ट्रांसफार्म हुआ था, वो था हमारा कौन वाला, डीएनए वाला भाग था, जिसके अंदर क्या था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, जिससे पता चलेगा कि हाँ यही है जेनेटिक मटेरियल, यही बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब आगे हमारे डीएनए का, अब देखिए यहाँ से जो आरएनए वर्ड आप जानते हैं कि आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक प्रकार से जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है। आरएनए का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जो एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है, मतलब हाँ एमआरएनए आरएनए है भाई, आरएनए है ना, तो ये डीएनए से आरएनए से प्रोटीन वहाँ पर मदद करता है। आरएनए की कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ये तमाम चीज़ें इसके भाग हैं जो अलग अलग काम करने के लिए आरएनए हमारा जिम्मेदार होता है। आरएनए ये वही प्लेटफॉर्म होता है जो कहीं ना कहीं मैसेंजर आरएनए को लेटने का जगह देता है एट द टाइम ऑफ द ट्रांसलेशन, और तभी प्रोटीनिया बनता है, तभी आपका शरीर मेंटेन रहता है, नहीं तो ये ना रहे तो ख़त्म कहानी। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आरएनए। अब देखो, अब यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें कहा गया कि आरएनए जो अब डीएनए रेप्लिकेशन के अपनी ही कॉपी बना दो, यानी कि कैसे कैसे टू मेक द ओन्स कॉपी। डीएनए जब अपनी कॉपी बना लेता है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन कहा जाता है। एंड देखिए कहा जाता है दोस्तों कि 50% कहा जाता है डीएनए जब कॉपी बनाता है तो नया बनाता है, और 50% क्या करता है, कंजर्व कर लेता है, तो इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए कुछ तो मदद अपने भविष्य के लिए कुछ तो बचा के रखेगा ना, कुछ तो नया बना देगा। ऐसे बने हुए नए डीएनए को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट के नाम से जाने जाते हैं। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एज अ टेम्पलेट के रूप में जाना जाता है। क्या बात क्लियर है? तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ मैसनरी के बारे में बताता हूँ, यानी कुछ मुख्य प्रोटीन्स के बारे में बताता हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं बेटा। देखिए ये बात पहला स्लाइड समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, इसमें बहुत ही एक प्रकार से कहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हुआ। देखिए एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं ताकि रेप्लिकेशन हो सके। भाई डीएनए से डीएनए बनाना है तो रेप्लिकेशन हो गया अपना। अब वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम है, जैसे देखिए मैंने कहा कि अगर डीएनए पे एक पर्टिकुलर जगह होता है जिसको ओराई साइट कहा जाता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पर हेलिकेज नामक एंजाइम का भी यूज़ किया जाता है, यानी हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि अनवेंडिंग जो डीएनए होता है, गुत्था हुआ डीएनए है, उसको खोल देता है, किस में चेंज करता है, टेम्पलेट में बना देता है। समझ में आई बात। फिर यहीं पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का भी यूज़ किया जाता है। कुछ इसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं, जो कि कुछ बहुत सारे आपको ऐसे डीएनए का जब वहाँ पर कह सकते हैं सिंथेसिस डीएनए जब करते हैं टेम्पलेट की, तो वहाँ पर आपको कुछ कंटिन्यूअस मिलेंगे, कुछ डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे। तो उस डिसकंटिन्यूअस को ही ओकाजाकी हम लोग कहते हैं, एरिया के नाम से जानते हैं, जिसको ऐड करने के लिए हम लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एक्सक्रेचिया जो कोलाई है, इसके शरीर में कितने मतलब बेस पेयर होते हैं टोटल, तो बता दीजिएगा 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। पूरे के पूरे यहाँ इस न्यूक्लियोटाइड को खोलने में जो समय लगता है लगभग 18 मिनट का समय लग जाता है। क्लियर है बात। वहीं पर समझ लीजिए सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा आपको पता होगा दोस्तों कि डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन हुआ, अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, यानी आरएनए बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। वही एमआरएनए आगे जाकर के अमीनो एसिड के आपस में जुड़ जाने से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चला है डीएनए से लेके फाइनल इन जो हमारा प्रोटीन बना है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। सही है। आइए अब ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए मैकिंग द आरएनए फ्रॉम द डीएनए, यानी आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से हो जाए, इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा लेकिन वो डीएनए पर डिपेंड होना चाहिए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। जब दोस्तों डीएनए ओपन होता है तो आपको पता होगा कि दोनों कॉपी आपस में टूट जाती है, और टूट करके क्या बनाती है, एक टेम्पलेट बना देती है। उसमें से क्या होता है कि जो हमारा 3 to प्राइम वाला एरिया होता है वो तो टेम्पलेट रहता है, और 5 to 3 हमारा कोडिंग कहलाता है। कोडिंग वाला टेम्पलेट है, यानी कोडिंग वाला जो हमारा भाग होता है, जो कि क्या बनाएगा, आगे चल के एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई। ये आता है कभी कभी कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा एमआरएनए बनाता है। बहुत सारे बीच में स्ट्रक्चरल जीन भी पाए जाते हैं, अभी आगे बता देंगे। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन कौन सी यूनिट चाहिए, तो सबसे पहले पी प्रमोटर चाहिए, जो आरएनए पॉलीमरेज से जाके बाइंड कर लेता है और उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरी की पूरी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है।
दूसरा देख लीजिए यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चरल जीन पाए जाएंगे, समझ में आया ना। और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन बीच में जैसे ए यू जी वगैरह होता है ना, तो ये सब आगे जा कर के क्या बनाएंगे, ये कुछ आगे प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट में अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकना है तो इसको हम बोलते हैं कि एक फैक्टर लगा दीजिए जिससे प्रोसेस को क्या कर टर्मिनेट कर दे, अर्थात टर्मिनेशन कहा जाता है, टर्मिनेटर कोडॉन के नाम से जाना है। तो ये प्रमोट करता है, वो टर्मिनेट करता है, तो टर्मिनेटर और ये प्रमोटर के नाम से, सही है। तो ये यूनिट है ट्रांसक्रिप्शन को बेहतर और आगे सुचारू ढंग से बेहतर चलाने के लिए। फिर देखिएगा, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये मैंने बता दिया दोस्तों कि ये हमारा जो है 5 to 3 एंड है, जिसके 5 पर हमें एक अपस्ट्रीम दिखाई पड़ता है। यहीं पर हमारा ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रमोटर हमारा RNA पॉलीमरेज से बाइंड कर जाता है, ठीक है। और उसी के नीचे आप देख सकते हैं ये प्रमोटर वाला एरिया दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये 5 to 3, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम 3 को डाउन स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, और ये 3 to 5 एंड होता है। बीच में सब भरे होते हैं AUG वगैरह, जो भी मतलब कहते हैं कि इसको हम बोलते हैं क्या, ये सब हमारे कहलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जो आगे चल के ये क्या बनाएगा, mRNA का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आई बातें। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बोथ स्ट्रैंड कैन नॉट बी कॉपीड द ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, क्यों दोनों कापी क्यों नहीं mRNA बना देते हैं। दोस्तों mRNA दोनों कापी अगर ये बना देंगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि एक ही सेगमेंट छोटा सा होगा, एक DNA का छोटा सा सेगमेंट कह दीजिए अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी हमारे शरीर में म्यूटेशन करने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। सेकंड थिंग्स, जब दोनों हमारे mRNA जो होंगे, अगर दोनों मतलब हमारे जो ये हमारे स्टैंड होते हैं, अगर दोनों mRNA ही बना दें तो आपको पता होगा कि डबल स्टैंड mRNA कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो इस वजह से दोनों हमारे एज अ टेम्पलेट या एज कह सकते हैं दोनों कॉपी करने में जिम्मेदार ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होते हैं, समझिएगा इसको। फिर देखिएगा, अब हम देखेंगे कि इसको प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में कैसे जानते हैं। तो प्रोकैरियोट्स मतलब आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह के केसेस में इनिशिएशन होता है, प्रोसेस है। इनिशिएट करने के लिए आपको RNA पॉलीमरेज एक बाइंड करना पड़ता है, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ, क्योंकि यही शुरुआत करवाता है। सिग्मा फैक्टर तो शुरू जैसे करेगा, बट RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है, और RNA पॉलीमरेज जो हमारा होता है दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। मैंने लिखा ना RNA पॉलीमरेज एक्टिव, ये आगे चलते हैं और फिर ऐसे ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ऐसे बबल हो जाता है ना। तो इसका काम क्या होता है, इसको आगे बढ़ा करके प्रमोट करके बबलिंग का फॉर्मेशन करता है। एंड आप बाद में देखेंगे कि ये सारी धीरे धीरे फिर ये सब सिग्मा फैक्टर वगैरह निकल जाते हैं, प्रोसेस आगे कैरी ऑन हो जाता है। मतलब होता है ना कि आप भैया आकर के हमारे यहाँ फीता काट दीजिए, तो आगे फीता काट जाते हैं। अब अपनी प्रोग्रेशन आप चलाइए, नाच गाना जो भी करवाना है करवाते रहिए, लेकिन शुरुआत कौन करवाया, सिग्मा फैक्टर है जो बबलिंग का काम करवा दिया, उसको फैला दिया। अब उसी के अंदर पूरी प्रोसेस आगे कैरी ऑन चलती रहेगी। सेकंड देखेंगे इलोंगेशन। अब जानते हैं कि जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सिग्मा फैक्टर निकल चुका है, RNA पॉलीमरेज जुड़ चुका है और ये प्रोसेस चल रहा है, तो अब धीरे धीरे बड़ा होगा हमारा ये mRNA बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस इलोंग करता है, और इसको आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा इलोंगेशन कंप्लीट रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगा। RNA पॉलीमरेज आप देखेंगे लास्ट तक लगा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे फाइनली लास्ट तक लेकर जाना है इसको। एक तो है ना कि ये पूरा सा छोटा सा mRNA है, तो इसी को यहीं तक सिंथेसिस करना, जी नहीं, यहाँ तक करना है ना, तो यहाँ पर जा करके रुकेगा, यहाँ तक हमारा पॉलीमरेज एंजाइम RNA लगा रहता है। थर्ड होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इस बात का संकेत है कि बस मुन्ना अब आपका ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, काम हो चुका है। तो वहाँ पर एक फैक्टर लग जाता है जिसका नाम होता है रो फैक्टर। तो रो फैक्टर कैन कंट्रोल द टर्मिनेशन, यानी वहाँ टर्मिनेटर पर लग करके प्रोसेस को क्या करता है, द कर देता है, ठीक है। आगे देखो, अब यूकैरियोट में तुम आओ जरा, यूकैरियोट में यानी कि हम सब भी आते हैं इसमें। देखो लिखा है कि लगभग सेम प्रोसेस है, वही इनिशिएशन, वही लॉन्गेशन, वही टर्मिनेटर, लेकिन इसमें होता क्या, उसमें mRNA लोग बना रहे थे हम लोग, यहाँ पर mRNA नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा hRNA, यानी हेटेरोन्यूक्लियर RNA कहा जाता है। अभी हेटेरोन्यूक्लियर RNA क्या होता है, इसके पास दो एंड होता है, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन प्रोटीन बनाने में एक्टिवेट होता है, इंट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है जो प्रोटीन बनाए। तो ये क्या करते हैं कि mRNA जो होता है दोस्तों, इसका कुछ भाग जो होता है, इसी को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, सिस्टोन के नाम से जानते हैं। mRNA जो पार्ट ऑफ द mRNA, कुछ विशेष पार्ट होंगे, स्पेसिफिक पार्ट होंगे, क्या कहते हैं उसको हम लोग, सिस्टोन कहते हैं। जो सिस्टोन आगे बनाएगा क्या, प्रोटीन बनाएगा। सिस्टोन दोस्तों दो अवस्थाओं में आप देख सकते हैं, एक अवस्था है पॉलीसिस्टोनिक, एक होता है मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब ये होता है कि सिंगल जीन, एक ही जीन है बट
मेक द मल्टीप्लाई प्रोटीन है। एक जीन के साथ, एक जीन से आप तमाम प्रोटीन बनवा सकते हो। तो ऐसी अवस्था किसमें है? पॉलीसिस्टोनिक अवस्था में है, जो कि बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोटिक में होता है। अब हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो यहाँ दोनों हमारा काम करता है टेम्पलेट के रूप में, दोनों प्रोटीन बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि दोनों बनाएगा तो पता लगेगा आँख बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए ये एक तो यहाँ से एक एंड से मिल रहा था, एक स्टैंड से, तो ये इसने बना दिया। अब दूसरा वाला भी दे दिया है, लेकिन दूसरा वाला कुछ और बना दिया है, तो ये थोड़ा सा म्यूटेशन कर देता है। तो हमारे शरीर में पॉसिबिलिटी नहीं है पॉलीसिस्टोनिक का, ओनली इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक, इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया। देखो मोनोसिस्टोनिक, हाँ ये सही है, एक जीन एक प्रोटीन है ना। तो एक जीन होगा, एक ही प्रोटीन बनाएगा, जिससे बॉडी के अंदर सारे जो एक्टिविटी हैं अच्छे ढंग से चल सके। तो ये चीज़ बताता है यूकैरियोट में, यानी ह्यूमन बीसी में आता है। ध्यान से समझिएगा बात है। मैंने लिखा दोस्तों बहुत सी शॉर्ट में है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ एक पॉइंट, इससे बाहर कुछ है नहीं। अब देखिएगा ये हो गया, हुआ क्या कि HNRNA जो था हेटेरोन्यूक्लियर RNA, ये क्या बनाया, इसके अंदर दो एंड है, एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन दोस्तों आपके सामने है। इंट्रॉन को काट के बाहर निकाल दो, एक्सॉन वाला छोड़ दो। एक्सॉन आगे क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। यानी इंट्रॉन और एक्सॉन जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर RNA का फॉर्मेशन करते हैं। सही है। अब देखो दोस्तों HNRNA mRNA कैसे बनाएगा? वहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक में mRNA बन गया था, लेकिन यहाँ पर हेटेरोन्यूक्लियर RNA से आपको mRNA बनाना है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? तो यहाँ पर आपको RNA पॉलीमरेज फर्स्ट लगाना पड़ेगा, जो राइबोसोमल RNA बनाएगा। वहीं पर RNA पॉलीमरेज सेकंड लगाना पड़ेगा, जो ट्रांसक्रिप्ट करेगा किसको? HNRNA को। अब यानी कि सेकंड वाला जो पॉलीमरेज RNA, यही HNRNA बना रहा है, जो कि एक प्रकार से देखिए प्रिकर्सर करता है किसका? mRNA का है। ये प्रिकर्स कर लेगा, उसको आगे बना देगा। RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्ट करता है ट्रांसफ़र RNA को, फिर देखेंगे sRNA को, और यहाँ पर जो कह सकते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA होता है snRNA, इन सब का फॉर्मेशन कौन करवाता है? RNA पॉलीमरेज थर्ड करवाता है। राइट है। देखो अब मेथड क्या है? पहले तो जो 5' होता है उसको हम कैपिंग कहते हैं। क्यों? उस पर कैप लगा होता है। कैप किसका लगा होता है? देखो मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का लगा होता है, ठीक है ना, MG+P। आप देखिए MG+P, इसी को बोलते हैं मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो पहला हमारा 5' पर कैपिंग हो गया। तीसरे एंड पर हम टेलिंग करा देंगे। टेलिंग किसका होगा? तो पॉलीएडेनिलेट का होगा, यानी देखिए पॉली एसिटिल टेल के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एंड पर अमीनो एसिड का पूरा गुच्छा बना होता है, लगभग 200 से 300 बेस पर यहाँ पर चिपक जाते हैं आकर के, और यहाँ पर जब बहुत सारे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं एडेनिलेटेड एंड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? तीसरा होता है स्प्लाइसिंग। देखो अभी मैंने आपसे स्प्लाइसिंग के बारे में आपको मैंने एक चीज़ बताया था। देखो यहाँ कहाँ गया, जो हमारा ये इंट्रॉन और एक्सॉन था HNRNA बनाता था। हमने कहा कि भाई साहब अगर एक्सॉन निकाल दो तो दिक्कत ना होए, क्योंकि इंट्रॉन ही प्रोटीन बना लेगा। तो उन लोगों ने कहा क्यों ना हम इंट्रॉन को कट कर दें। तो इंट्रॉन को कट कर देना, एक्सॉन को सिंगल छोड़ देना, और वही सिंगल आगे जाकर के क्या बना देगा? mRNA बना देगा, और mRNA आगे प्रोटीन बना देगा। तो जब यहाँ से इसको कट किया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम के नाम से जानते हैं। क्या मामला समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे देखो जेनेटिक कोड, आप जानते हैं कि ये दोस्तों DNA और RNA दोनों का लगभग लैंग्वेज सेम होता है। ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो लोग कहते हैं ऐसा करो साहब कि हमारा लैंग्वेज सेम है, हम लोग न्यूक्लियोटाइड के कोड में ही पढ़ पाएंगे। कहा ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन कहता है मुझे भी तो पढ़ाओ कोई, लेकिन मुझे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, मैं अमीनो एसिड के रूप में पढ़ पाता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है तो मुन्ना ऐसा करो mRNA के रूप में, सॉरी अमीनो एसिड के रूप में पढ़ लो तुम। ये लोग पढ़ेंगे कहाँ पर कोडान को? ऑन द mRNA पर। mRNA पर लेटा है बहुत कोडान, वो कहता है पढ़ो तुम कोड पढ़ो, तुम प्रोटीन पढ़ो। ये पढ़ते हैं दोस्तों, इसको अमीनो एसिड का पढ़ने का काम होता है, क्योंकि mRNA पर अमीनो एसिड पढ़े होते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं लोग। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉर्ज ग्रेमो। जॉर्ज गेमो ने क्या कहा? जॉर्ज गेमो ने कहा देखो जेनेटिक कोड एक प्रकार से ट्रिपल्ड होता है, तीन फॉर्म में होता है। यानी ट्रिपल्ड होता है, जैसे AUGC यही 4 होते हैं, हमको पता होगा। ये कोड करते हैं एक अमीनो एसिड का, यानी ये बताता है कि कोड करने के लिए एक अमीनो एसिड यहाँ पर जिम्मेदार है। अब देखिए टोटल 4 है, AUGC हैं। अगर एक कोडान 4 का बनेगा तो 4 × 4 हो, यानी 4 × 4 हो गया। अगर ये 2 का बना लें चारों मिल करके तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16। चूँकि हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, हमको 20 तक कैसे करके कवर करना है, समझ में आया ना? तो ये कह रहे हैं कि ये तो कम हो जाएगा, बहुत कम हो गया, हमको ऐसे नहीं चल पाएगा। तो ऐसा करो इन्हीं चारों को हम 3 फॉर्म में ले लेते हैं, ट्रिपल फॉर्म में ले लीजिए। बस जैसे यहाँ 4 का पावर 3 लगा, क्योंकि यही 4 बेस पर है, 3 के रूप में लीजिएगा तो 4 4 जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि देखिए ये 20 अमीनो एसिड के लगभग
आपके सामने दिख रहा है। यानी टोटल 20 अमीनो एसिड को मैनेज करना है, तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देखेंगे हमारे बॉडी में 64 कोडान बन जाते हैं, जिसमें 61 हमारे ऐसे कोडान होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, ये नॉनसेंस होते हैं, बेकार होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि साहब हम तो कोड करते ही नहीं हैं। 3 ऐसे होंगे जो स्टाफ कोडान के रूप में होते हैं, यानी यही 3 हमारे क्या होते हैं, देखो ये काम कर रहे हैं, कुछ बनाएंगे, कोड करेंगे प्रोटीन का, लेकिन ये 3 हमारे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब मुझे लोग नॉनसेंस कहते हैं। तो ये नॉनसेंस यानी स्टाफ कोडान है, तो इनको कहा जाएगा तुम जाके कहीं लग जाओ, रोक देना कि आगे प्रोसेस मत करो। तो कहेंगे ठीक है, कौन कौन है, UAA ओकरे कहते हैं, UGA एम्बर कहते हैं, ओपाल, यहाँ पर UAG, ये 3 हमारे ऐसे होते हैं दोस्तों जो एक प्रकार से स्टाम्प कोडान होते हैं, जो प्रोसेस को क्या करते हैं, डेंड करवा देते हैं। एक कोडान एक अमीनो एसिड बनाते हैं, प्रोसेस को कहते हैं डिजेनरेसी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो चारों कोडान मैंने लिखा, मैंने बनाया नहीं, बस इसको जान लीजिए, आप इतना पढ़ें इसको बना सकते हैं। UCAG है, UCAG है, यहाँ पर एक एक के लिए इसके लिए बनाओगे तो UGAC, 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 फिर यहाँ पर इसको मैच कराओगे तो जैसे मैं बता देता हूँ, देखो U U U, और यहाँ से उठाओगे इसको U को, ठीक है। फिर देखो UC, यहाँ से उठाओ C को, समझ में है ना। ऐसे बनाते चले जाओगे तो 64 कोडान बन के आपके तैयार हो जाएंगे। ये मामला क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा उसमें डीप मत जाइए क्योंकि ये सब पढ़ाया हमने। देखो ये ट्रिपलेट होते हैं, ये अनएम्बिगुअस होते हैं, मतलब एक कोडान एक अमीनो एसिड बनाएगा। ये डीजेनरेट होते हैं, ये आपके होते हैं कैसे, कॉमलेस होते हैं, इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं लगता, ये लगातार चलते रहते हैं, कॉमलेस होते हैं। फिर बताइए AUG हमारा इनिशिएटर होता है, जिसको मेथियोनिन कहा जाता है। जब तक ये नहीं लगेगा, जब तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट रूप से रुकी मानी जाती है। यूनिवर्सल होते हैं, यानी ये दुनिया के किसी भी एनिमल्स में देखोगे तो जो कोडान एक प्रोटीन बनाएगा हमारे में, वही दूसरे में भी बनाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे में मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो हमारे में कुछ और बनेगा, माइक्रोब्स में कुछ और बनेगा, नो, बोथ आर द सेम। बट कुछ एक्सेप्शन भी बताता हूँ। जैसे UUU है, फेनिल एनिलीन बनाता है, ये बैक्टीरिया से लगा के ह्यूमन तक का सेम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे प्रोटोजोआ में, यहाँ एक्सेप्शन हो जाता है, ये नहीं बनाता है वो, ठीक है। फिर देखो ट्रांसलेशन, आप जानते हैं दोस्तों कि ये क्या करता है, मैसेंजर RNA क्या करता है यहाँ पे ट्रांसलेशन में, कि अब देखो ट्रांसलेशन क्या करता है, अभी आपने बनाया क्या है, DNA से DNA बना, फिर mRNA बना, mRNA से जब प्रोटीन बनाते हैं तो उसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है, क्योंकि ये mRNA क्या करता है, यहाँ पर टेम्पलेट फॉर द mRNA, यहाँ पर सबसे पहले mRNA पर हम एक टेम्पलेट उसका बनाते हैं। दोस्तों DNA का दोनों एंड हमारा क्या करते हैं, प्रोटीन या ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं होता है। एक जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि टेम्पलेट होता है किसके लिए, mRNA बनाया, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, mRNA है, RNA है, RNA क्या बनाएगा, तो ये भाई लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट वाला mRNA एरिया क्या बनाता है, टेम्पलेट बनाता है mRNA के लिए। स्मॉल RNA मेक द राइबोसोम, अब स्मॉल RNA कहेगा कि मैं तो राइबोसोम बनाऊंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा जिसमें mRNA को लटाया जा सके और उसी के ऊपर हम बेस को, कोड को रख सकें, रीड कराया जा सके, ठीक है ना। तो ये अपना काम करते हैं। फिर देखिएगा इसी में आपको tRNA मिलेगा, ट्रांसफ़र RNA। अच्छा, इसका बड़ा अहम रोल होता है दोस्तों, क्योंकि यही रीड करता है जेनेटिक कोड को, कहाँ पर, mRNA पर। ये ब्रिंग करता है अमीनो एसिड को भी, एक साइड से अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पकड़ेगा, दूसरे हाथ से इसको यहाँ पर लगाएगा, रीड करेगा, समझे ना। तो ये एडाप्टर का काम करता है, एक उधर से उसको पकड़ कर लाओ अमीनो एसिड को, इधर ला के रीड करा दो, समझ में आना। तो ये दोनों काम करते हैं, इसीलिए एडाप्टर के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर देखिएगा जैसे इसको एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हॉले, इन्होंने कहा था ये क्लोवर लीफ की तरह दिखाई पड़ता है। कोडान इसमें होते हैं, एंटी कोडान होते हैं। कोडान जिससे हो जाता है दोस्तों, जिसके ऊपर जैसे ये बेस पेयर है, इस पर कोई मैसेंजर कोड लगा हो और उसी का अपोजिट जो एंटी पैरेलल वाला होता है ना, तो क्या करेगा, उसके एंटी कोडान को रीड करेगा। तो एंटी कोडान और कोडान इसी में पाए जाते हैं, प्रोसेस वही चलेगा। इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है, जिससे आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ से 5 to 3 प्राइम आपको mRNA दिखा दिया है, इसके ऊपर ये सब बेस पेयर मैंने यहाँ पर देखो ये सब कोडान लगा दिए, ठीक है। ये बड़ा वाला एंड है राइबोसोम का, ये छोटा वाला एंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइबोसोम क्या करता है भैया, ये देखो ये सारे बेस पे लगे, जैसे GCA, GUU, ये सब कोडान है, तो इसको ये रीड करेगा tRNA। और ये देखो tRNA यहाँ से क्या कर रहा है, इसको एंटी कोडान बनाएगा इसका, और ये CGU, CAA, और इसको पकड़ के एक साइड में देखेगा, लाएगा साइटोप्लाज्म से इनको, और एक साइड से इसको रीड करके बता देगा कि हाँ ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है। तो जैसे एलेनिन है, सेरिनिन है, ग्लाइसिन है, ल्यूकिन है, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन बनते चले जाते हैं, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और यहाँ से सब क्या हो जाता
जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और यहाँ देखिए टीआरएनए पकड़ पकड़ के लाकर बैठा रहा है एमआरएनए पर, और एक साइड से इसको क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है, इसके कोडान को एंटी कोडान से मैच कराता है और प्रोटीन बना के तैयार कर देता है। और इस प्रकार से ये हमारा चेन तैयार हो जाता है पॉलीपेप्टाइड का, जिससे हमारी एक बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है प्रोटीन का, और फाइनली ये अलग धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं। इसी पे बहुत सारे आप देखेंगे यूटीआर लगे होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। समझ आई बात है? आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। समझ आई? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए अब इसमें आगे देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगला जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है ओपेरॉन मॉडल, यानी जिसको आप कहते हैं कि किस तरह से जीन को रेगुलेट करता है। आप जानते होंगे दोस्तों कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के केसेस में जो एनर्जी का मुख्य सोर्स होता है वो हमारे प्रकार से हम कह दीजिए लैक्टोज है, ठीक है, ये आप मानिए। अच्छा होता क्या है, किसी भी सिस्टम को स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए जो एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हो सकता है कहीं पर ओपेरॉन मॉडल वर्ड यूज़ किया गया। अब ओपेरॉन मॉडल कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को लैक्टोज एज ए एनर्जी के रूप में लग रहा है तो वहाँ पर लैक ओपेरॉन होगा। कहीं पर आप देखेंगे वैलिन है, कहीं पर ट्रिप्सिन है, यानी कह सकते हैं कि ये सब एक एनर्जी के सोर्स होते हैं। समझ में आई बातें? तो एनर्जी के सोर्स के आधार पर हम समझेंगे लैक ओपेरॉन, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ओपेरॉन मॉडल का है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसमें जो क्या कह रहा है भैया, देखो जैसे इसमें ओपेरॉन मॉडल में दोस्तों इसको सबसे पहले जैकब एंड मोनोड सामने दिया था। ये कहता है कि लैक है, वैलिन है, ट्रिप्सिन है, जो भी एनर्जी काम लगाएगा जो भी ओपेरॉन नाम से पड़ जाएगा। लैक यूज़ किया आपने लैक्टोज, लैक ओपेरॉन, वैलिन यूज़ किया, वैगोपेनॉन, ट्रिप्सिन, ट्रैपोपेनॉन। यानी ये कहता है कि एनर्जी सोर्स के आधार पर हम ओपेरॉन मॉडल को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव होता है जब कहीं पर हमारे साथ क्या लगा रहता है, उसको इंड्यूस कर देने वाला इंड्यूसर हो। आई जो जीन होगा इसमें रिप्रेसर का काम करेगा, तो ये नेगेटिव कर देगा, रोक देगा प्रोसेस को। जैकब मोनोड ने दिया था पॉलीसिस्टोनिक होता है, यानी एक जीन होगा कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। आई जीन जो है इनहिबिटर है, जो कि कोड करता है रिप्रेसर के लिए। जेड, वाई एंड ए ये सब स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो अलग अलग हमारे लिए क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे जेड जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसको करता है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया कि ब्रेक करता है लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में। ए जीन एसिटिलेज एंजाइम होगा। तो ये कहते हैं कि आर रिप्रेशर और ऑपरेटर जब आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता है क्योंकि उसके साथ रिप्रेशर मिल गया। मेन खिलाड़ी है ऑपरेटर। ऑपरेटर को तुम रिप्रेशर लगाओगे, काम रोक देगा। ऑपरेटर को तुम लगा दोगे इंड्यूसर, काम बढ़ा देगा। तो यही प्रोसेस है यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ रुक जाएगा, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, और ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्विच ऑफ हो जाता है। इंड्यूसर आप जानते हैं, इंड्यूसर के लिए लैक्टोज लगाए जाते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ जैसे इंड्यूसर लगेगा आरएनए पॉलीमरेज हमारा ऑपरेटर से क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, सॉरी प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा, पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने लिखा है, इसमें पूरे के पूरे मेन जो जीन्स हैं आर हैं, यस है, ओ है, पी है। आर करता है रिप्रेसर, रिप्रेसर मतलब हो गया, जान लीजिएगा कि उस चीज़ को क्या करता है, कम कर देना, यानी आई जीन कहीं ना कहीं इसमें रखा हुआ है। ये जो एस जीन होता है, एस मतलब स्ट्रक्चरल जीन, यानी जिसमें आप देख सकते हैं एक्स, वाई, ए। एक्स जीन हमारा क्या करता है भाई, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बना है जो लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज लैक्टोज में। वाई जीन हमारा क्या करता है भाई, परमेज एंजाइम है जो कि परमेबिलिटी बनाता है किसकी, सेल मेम्ब्रेन का, फॉर द लैक्टोज एंटर। अगर ये एंजाइम ना पाई जाए परमेज, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बैक्टीरिया की केसेस में वो परमेबल ना बन पाए। परमेबल माने होता है कि किसी चीज़ को धारण करना इतना आसान बना देता है, सरल बना देता है, आने जाने का रास्ता क्लियर कर देता है। तो ये प्रोसेस ये भाई लोग करते हैं जिससे उसकी पूरी बॉडी में हमारा एनर्जी यानी लैक्टोज पहुँच जाए। फिर देखेंगे यहाँ पर आप ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को बनाने वाला हमारा कौन है, पी, सॉरी ओ ऑपरेटर है। तो ये ए जीन बनाता है, ए जीन को कोड करता है, और ए किसको कोड करता है, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को, जो कि क्या करता है, एक्टिविटी बढ़ा देता है किसकी, बीटा गैलेक्टोसिडेज को और प्रिमोज को। इन दोनों की स्पीड को और तेज कर देने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है, ए जीन के हाथ में। ठीक, ये प्रोसेस है। अब यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, मैंने बनाया है पूरा का पूरा ये फिगर दिखा दिया है, जिसमें पी वाला हमारा प्रमोटर होता है जो कि रिप्रेशर के साथ लिए होता है। भाई रिप्रेशर को प्रमोट करेगा ना ये। आई जीन जानते हैं कि इनहिबिट कर देता है, प्रोसेस को रोक देता है, यानी रिप्रेशर है।
ये रिप्रेसर आप देख सकते हैं किस तरह से mRNA को दिखाया गया है। अब जो ये देखेंगे हमारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं, अच्छा ये पी और होता है, पूछा जाता है ये पी क्या करेगा, तो ये पी हमारा कॉमन कह सकते हैं प्रमोटर है, किसके लिए है, जेड वाई एंड ए, यानी ये इन सभी स्ट्रक्चरल जीन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फिर देखिए अब ये क्या करता है, यहाँ पे ये तो ऑपरेटर होगा जहाँ से बाइंड होगा, जेड है, वाई है, ए है, ये बाइंड करता है दोस्तों। देखिए यहाँ से रिप्रेसर mRNA है और यहाँ रिप्रेसर लगा होता है, यानी काम को रोकना है इसको, तो रिप्रेसर यहाँ रह जाता है, रिप्रेसर जा करके तुरंत ऑपरेटर के साथ क्या करता है, बाइंड हो जाता है। जैसे रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो RNA पॉलीमरेज आगे जुड़ ही नहीं पाएगा, यानी वो आगे पहुँच नहीं पाएगा, जो पहुँच नहीं पाएगा तो mRNA नहीं बन पाएंगे, ये सारे हमारे जो प्रोटीन्स एंजाइम थे ये कुछ नहीं बनेंगे, यानी इन एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, क्योंकि कहीं इंड्यूसर दिखा आपको, नहीं दिखा होगा, सब रिप्रेसर लगे हुए हैं, रोकने वाले हैं, इंड्यूसर नहीं लगा है, तो देखेंगे ओपेरॉन हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पॉलीमरेज एंजाइम हो वो नॉट रीच टू देयर स्ट्रक्चर, जिनके पास पहुँच नहीं पाएगा, जिससे हम देखेंगे जेड वाई ए के पास जब पहुँच ही नहीं पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, mRNA नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। बट होता क्या है, जब अगर आपने प्रमोटर को कहीं पर आपने कैन बी मूव, अब इस प्रमोटर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया हमने, मतलब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, जेड वाई ए जीन जो है यहाँ पर वही प्रमोटर, आई है रिप्रेसर वाला है, पी है प्रमोटर है जो स्ट्रक्चरल जीन के लिए है, वो हमारा ऑपरेटर होगा जो बाइंड करेगा अभी, जेड वाई ए ये सब वही हैं। इसमें हुआ क्या है, प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, हमने इंड्यूसर का यूज़ कर दिया, अर्थात लैक्टोज का आपने यूज़ कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा आई जीन था जो रिप्रेसर mRNA बढ़ा रहा था, लेकिन ये रिप्रेसर तो था ही था, लेकिन साथ ही मैंने लगा दिया लैक्टोज को। लैक्टोज क्या क्या, लैक्टोज एक इंड्यूसर है जो बढ़ा देता है प्रोसेस को, तो जैसे इंड्यूसर ने यानी कि जैसे लैक्टोज ने इस ऑपरेटर के साथ बाइंड किया, आपने देखा ना, ये इनएक्टिवेट कर देता है इसको, कहता है कि रिप्रेसर तुम इनएक्टिवेट हो जाओगे, तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा मेरे सामने, तो ये कहता है तब, तो ये कहता है इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर तुम बन चुके हो, यानी अब क्या करेगा, कैन नॉट बी बाइंड टू द ऑपरेटर ऑपरेरॉन मॉडल टू द ब्लॉक, यानी अब इसको ये ब्लॉक भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये सब मिल करके क्या बना लेंगे, mRNA बना देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, कैन बी रीच टू देयर, यानी स्ट्रक्चर जीन के बिल्कुल सारे भाग पर पहुँच जाएगा और अपना प्रोसेस जारी करेगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जाएगी, mRNA भी बन जाएगा। देख लीजिए mRNA बनेगा, जितने भी अलग अलग हमारे प्रोटीन्स थे, यानी कि ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जेड वाला दे ही रहा है, यहाँ पर एक्स ना जान लेना, इसको जेड लिखा है, ठीक है ना, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज दे रहा है हमारा, ये वाला वाई हमारा क्या दे रहा है, प्रमोज एंजाइम दे रहा है, ए वाला हमारा ट्रांसएसिटिलेज दे रहा है। ये सब ग्लूकोज को गैलेक्टोज में ग्लूकोज में तोड़ देंगे, परमेज परमेबिलिटी को बढ़ा देता है सब मेम्ब्रेन के इंटर करने के लिए ताकि उसके अंदर जाए, ट्रांसएसिटिलेज इन दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीमेंट कर देता है, बढ़ा देता है, समझ में आया, यानी पूरी प्रोसेस हो जाएगी, फाइनली वो जो एनिमल्स होगा यानी बैक्टीरिया जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। क्या मामला समझ में आ रहा, तो बहुत आसान है, बस इसको फार्मूले को ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं हम दोस्तों HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए इसमें कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ह्यूमन के शरीर के अंदर जो एक जीनोम जितने भी पाए जाते हैं उसका एक तैयार करना, प्रोजेक्ट बनाना, यानी कि कह सकते हैं कंप्यूटराइज उसको शो करना कि हाँ तुम्हारे बॉडी में कौन सा जीन है, कौन सा रोग है, पहले ही जानकारी कर लेना, यानी एक प्रकार से कह दीजिए कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं इसको भी कहीं ना कहीं HGP के द्वारा हम लोग पहले से क्या कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस करने से पहले इन लोगों को ये ध्यान रखना कि किसी के इथिकल इशू पर कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, यानी कि आप जैसे मान लो कोई जीन देख रहे हो कि हाँ ये बॉडी में अगर शरीर में रहेगा तो इसको डिफेक्ट करेगा, आपने उस जीन को निकाल दिया, पता लगा उस जीन के निकालने से उसके शरीर में और अलग प्रकार की विकलांगता आपको दिखाई पड़ जाए, यानी पता लगा कान यहाँ था, कान यहाँ पे आ गया, तो यानी ये समाज में उसके इथिकल इशू है ना, तो इस चीज़ को उसने कहा, जो हमारी जो कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट थी अमेरिका की, उसने कहा बेटा देखो तुम लोग सब करो साइंटिस्ट लोग, लेकिन ध्यान देना किसी के इथिकल पर इसकी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो लोगों ने कहा ठीक है सर हम ध्यान देंगे। तो इसमें होता क्या है कि ह्यूमन के शरीर के पूरे जीनोम को निकाल के उसका प्रोजेक्ट तैयार करना, सारे जीन के बारे में जानकारी करना, कहाँ कितने न्यूक्लियोटाइड है वो देखना, कौन सा रोग है ये पता करना, यानी तमाम प्रकार के बारे में पता करना। हालांकि एक बेस पेयर यानी को कंफर्म करने के लिए $3 का खर्चा पड़ता था, जो कि अमेरिका था, अमेरिकन डॉलर था। बॉडी में 3.3 को 10⁹ वही हमारे बेस पेयर था टोटल एप्लॉयड में, उसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 9, यानी टोटल $9 बिलियन अमेरिका खर्च हुआ था इस पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जानने के लिए, जिसमें 22 क्रोमोसोम के बारे में पता किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल, आप देखिए मैं बता रहा हूँ ना, टोटल आप बताइए कि इसमें क्या होता है। अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, टोटल 24 क्रोमोसोम का स्टडी किया गया था, जिसमें 22 ऑटोसोम थे। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 13 साल का एक हमारा कह सकते हैं प्रोजेक्ट था। सन 1990 से लेकर 2003 तक के प्रोसेस कैरी ऑन हुआ। बट क्रोमोसोम नंबर 1 जो था ये बहुत ही बड़ा था,
जीन की संख्या भी ज़्यादा थी, इस वजह से ये 2006 में खर्च हुआ, मतलब वहाँ कंप्लीट जाके हुआ था। टोटल इसमें 3300 किताबें लिखी गई थी और इसमें 1000 पेज भी पढ़ाए गए थे। $3 लगते थे एक न्यूक्लियो या एक बेस पेयर को कंफर्म करने के लिए। ह्यूमन बॉडी में जब 3 बिलियन थे तो वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो $339 बिलियन ऑफ अमेरिका हैज़ बीन स्पेंड टू फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट। फिर देखेंगे प्रोसेस क्या होता है। आइसोलेशन करिए वो डीएनए का, जहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं, फ्रेगमेंट करिए उसका और फिर उसका क्लोन तैयार करिए। क्लोन के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अलग अलग वेक्टर हैं, होस्ट याक है, बाक है, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये हमारे यूज़ किए जाते हैं। फिर हम सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट करना शुरू कर देते हैं, अरेंज करना है हमको उनको बेस्ड ऑन द कहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन के आधार पर उसको अलग अलग तरीके से सेट करना है। फिर उसको हम आगे कंप्यूटर पर क्या करते हैं, शो करने का काम करते हैं। ये प्रोसेस है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दोस्तों लगभग 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड थे। जीन की संख्या 30,000 बताई गई थी, जिसमें फिर बताया कि एवरेज इसमें टोटल जो कह सकते हैं बेस पेयर थे कितने थे, 3000 बेस पेयर माने गए थे। बट क्या था कि एक हमारा जो स्पेशल था जिसका नाम था डिस्ट्रोफिन जीन, ये बड़ा खतरनाक बड़ा भी था, जिसके एक्स वाले पे 2.4 मिलियन बेस पेयर थे। तो सोचिए जितना ये लोग नहीं पाए थे उतना अकेले वो ले गया था। फिर देखिए कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड हर व्यक्ति का दोस्तों सेम होता है, 0.01% आप देख सकते हैं कि किस तरह से केवल डिफरेंट है, इस वजह से हम आपका चेहरा मैच नहीं करता है। सोचिए 99.99% आर द सेम बट डिफरेंस ओनली 0.1, सो वी आर जस्ट चेंज लुक टू ईच अदर। 50% जीनोम जो करते हैं दोस्तों वर्क ऑन, यानी पता लगता था कि 50% जो हमारे जीनोम थे वो भी वर्क कर रहे थे, उनका मतलब वर्क पता नहीं का कोई काम ही नहीं कर देते वो, तो 50% का वैसे ख़त्म हो गया। फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम था दोस्तों, इसके एक्स पर आप देख सकते हैं 298, वाई पर 231 जीन मौजूद थे। हालांकि इसमें समय ज़्यादा लगा था। 2% जो जीनोम होते हैं से भी कम आप कह दीजिए, इनका अभी ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट जानिएगा। फिर देखिएगा 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशन आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि सिंगल बेस पेयर के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं या उसी के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए उसका नाम होता है SNPS कहा जाता है, सिंगल नॉन न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आता है कभी कभी। देखिए इसमें ELSI यानी इसको ध्यान में रखना होगा, किसी के एथिकल लीगल पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इशू पर इस पर केयर करना है। यहाँ हैप्लॉइड आप जानते हैं हमारी बॉडी में 3 × 10⁹ बेस पेयर था, इसलिए हमने टोटल $3 एक बेस पे खर्च होता था, तो 3×3 टोटल $9 मिलियन खर्च होता है बिलियन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि $9 बिलियन US हमारा खर्च हुआ था। क्या मामला क्लियर है? हाँ चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट टॉपिक बचा है DNA फिंगरप्रिंटिंग बताता हूँ, फिर इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए बेटा अब इसमें देखेंगे, जैसे हम कहते हैं कि भैया ये लड़का किसका है, तो ये पता ही नहीं चल पाता है। अगर किसी को जानकारी है तो कह देता भाई साहब मेरा बच्चा है, लेकिन अगर ऐसे सोचो कोई बच्चा क्लेम करे कि हाँ साहब ये मेरे पिताजी हैं या इन्होंने क्राइम किया है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आप कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको एक प्रोब तैयार करना पड़ता है। प्रोब करने के लिए आपको पता चल जाता है, देखिए किसी व्यक्ति के DNA को जानकारी करना, तो दोस्तों आपको मैंने बताया भी कि न्यूक्लियोटाइड का पूरा एक आपको क्रम मिल जाएगा। इसी की जानकारी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना एक रुद्र रूप दिखाया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके आते हैं एलेक्स जेफरी साहब, जिन्होंने 1985 में ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जो DNA होता है उस DNA की पहचान कैसे कर पाएंगे, या 2 व्यक्ति हैं तो उन दोनों व्यक्तियों में DNA दोनों का मैच है, सेम है कि नहीं, वो कैसे कर पाओगे? तो इन्होंने बहुत सारे मेथड दिए थे। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक जीनोमिक DNA ले लिया, जैसे ह्यूमन के शरीर में पूरा जीनोम पड़ा हुआ है ना, तो वो जो जीनोम का DNA था वो जीनोमिक DNA को लेकर के इन्होंने क्या करवा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। क्लोरियम सीजियम क्लोराइड CSCl सीजियम क्लोराइड के आधार पर उन्होंने ग्रेडियंट लेकर के उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। ठीक है, जब इन्होंने देखा जीनोमिक DNA हुआ तो इनको एक बैंड दिखाई पड़ा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेडियंट के आधार पर सैटेलाइट DNA मिला और एक मेजर पीक मिल गया था इनको। ठीक है ना, देखिए बॉडी में बहुत सारे हमारे जीनोमिक DNA हैं। होता क्या है कि उसमें एक
बल्क होते हैं, यानी भारी होते हैं, उस भारी डीएनए से हम लोग अलग करते थे सैटेलाइट वाले को। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पर बल्क भी मिला हमको एक ग्राफ, दूसरा एक जो थोड़ा डाउन था जो सैटेलाइट डीएनए के आधार पर था। तो इसी बल्क डीएनए से ही हम सब कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। अब जो सैटेलाइट डीएनए मिला दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसमें दो भाग हैं, जिसको माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं, जिसमें एसटीआर होता है, शॉर्ट टैंडम रिपीट होता है, जिसमें 8 टाइम से लेकर के 200 टाइम तक आपस में रिपीट करते हैं, जिसमें टोटल 226 बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसे एसी हो गया, AGTC हो गया, AGTC, UA हो गया, ये सब बेस पर आपस में उसमें रिपीट करते हैं। ये मिनी सैटेलाइट होता है जिसमें VNTR होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो VNTR को ही ले करके हम किसी व्यक्ति के शरीर में या किसी व्यक्ति को हम ये कंफर्म करवाते हैं कि ये DNA आपको उनसे मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो VNTR है जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट दिखाई पड़ते हैं, जिसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। 100 टाइम बेस पर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें 5 लगभग 5 रिपीट्स होते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं तो रिपीट्स की संख्या कम होगी, 5 रिपीट्स होगी, लेकिन साइज जो होगा वो बड़ी होगी। एक रिपीट्स में 100 बेस पेयर होंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे, देखिए इसमें पर्पज क्या था इनका। इन लोगों ने कहा था कि लोग डिफरेंस करें किसी दो व्यक्ति के शरीर के अंदर पाए जाने वाले डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, जिसमें 99.9% तो सेम थे दोस्तों, लेकिन 0.1% क्या था डिफरेंस है। अर्थात जो 0.1% डिफरेंस है, दैट इज 10 इतना ही बेस का ये डिफरेंस इसमें दिखाई देता था। प्रिंसिपल, इसका उद्देश्य क्या था? देखो जीनोमिक डीएनए जो दोस्तों थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास डीएनए थे, उस नंबर को किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर में डीएनए हैं उसी को जीनोमिक डीएनए कहा जाता है। यानी ये दो प्रकार के होते थे, एक कोडान था जो कोड के लिए में था, एक नॉन कोडिंग था। तो नॉन कोडिंग यानी पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन का भाग होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा वो समझिए, ये लोगों ने क्या किया, इनको पता है कि सैटेलाइट डीएनए के सारा काम होने वाला है, तो सैटेलाइट डीएनए को उठाया और सैटेलाइट डीएनए को दोस्तों सेपरेट हमने कर दिया। कहाँ से? इस बल्क वाले से, इस भारी वाले, जैसे भारी डीएनए है पूरा भरा हुआ है, इसी से हमने सैटेलाइट को खींच के अलग निकाल दिया। अब सैटेलाइट डीएनए से सारा कार्यक्रम होगा, रिपीटिंग टेंडम उसी में मिलेगा, उसी में पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, उसी में आपको VNTR मिलेगा, STR मिलेगा। किसी व्यक्ति के शरीर को कंफर्म करना है डीएनए के बारे में तो भी वहीं से जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया कि सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए बाय द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि मैंने पहले बता दिया है। ये आधार बनाया और उसके बाद में देखिए मोर डेंसिटी देन अदर, इसके पास ज़्यादा डेंसिटी थी अदर वाले से तुलना में। तो अदर की तुलना में दोस्तों जीनोमिक डीएनए में इसमें सबसे ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने उसको यूज़ किया, क्योंकि यहाँ रिपीटेटिंग डीएनए बहुत ज़्यादा था। एक ही डीएनए था लेकिन इसी में घूम घूम के कूद रहा है, तो रिपीट करने की क्षमता बड़ी तगड़ी से मिली, तो रिपीटेटिंग था, इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या हो गया? जेनेटिक वेरिएशन। अब इसी जेनेटिक वेरिएशन से कंफर्म कर ले जाओगे कि आपके उनमें क्या तुलना है। देखो रिपीटेटिव डीएनए मतलब क्या? मैनी टाइम, जैसे ATTG 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 करते चले जाओ, रिपीट बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन तगड़े दिखाई पड़ेंगे। जो माइक्रो सैटेलाइट है ये दोस्तों क्या कहता है, देखो मैंने लिखा माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में GCT यानी रिपीटेटिंग साइज थोड़ा सा स्मॉल है, लगभग 2 से लेकर 6 बेस पर तक होते हैं। इसमें ये STR होता है, शॉर्ट टैंडम रिपीट होते हैं। लेकिन मिनी वाला थोड़ा खतरनाक है भैया, GATT GCAT करते करते चले जाओ, रिपीटेटिंग यूनिट बड़ी लंबी है, लार्ज होती है, नंबर ऑफ रिपीट्स मैनी टाइम, डेंसिटी ऑफ इसका जो होता है डीएनए का बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ी डेंसिटी है। यानी इसमें VNTR मिलता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मिलता है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फिर देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, लिखा है कि जेनेटिक लेवल वेरिएशन जो होता है उसी को कहा जाता है चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस बाय द म्यूटेशन। जो म्यूटेशन डीएनए के द्वारा जो बदलाव दिखाई पड़ते हैं उसी में कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये जो वेरिएशन होता है उसको देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लिखा है द डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस करने के लिए वी कैन यूज़ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें डिफरेंस करना है दो इंडिविजुअल के बीच में, फिर क्या करना है, फोकस करना उस रीजन पर जहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं मोर चेंजेस दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए मोर चेंजेस, अब डिफरेंस वहाँ दिखाई पड़ेंगे, चांस जहाँ पर। फिर देखो फिर क्या होगा, मोर डिफरेंस ऑन द नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन पर अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस चांसेस हैं, जिसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। फिर क्या मैंने किया, मिनी सैटेलाइट शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और मिनी वाले पे सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है, जिससे हम पता कर लेते हैं। और स्टेप क्या होगा, आइसोलेशन करिए डीएनए का,
फिर डीएनए कैसे काटोगे, बाय द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करोगे। फिर क्या करोगे, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दोगे। वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें हम लोग एग्रोस जेल यूज़ करते थे, याद करिए मैंने आपको भी बताया था। जेल एग्रोस जेल का यूज़ करते थे आप लोग। उसमें यूज़ क्या था, जिलेडियम था, ग्रेसिलेडियम था, जो कि रेड एल्गी होता था। इसको बीट को लेकर उसमें डाल करके हमने एक बनाते थे पेस्ट। फिर उसमें से हम डीएनए को अकॉर्डिंग टू देयर साइज वी कैन सेपरेट, एंड द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द जेल एग्रोस जेल इस कॉल्ड द इल्यूजन भी कहा जाता था। तो ये सिस्टम यहाँ यूज़ करना पड़ता था, डीएनए को अलग करने का तरीका है। तो जेल नीड करते हैं फॉर द ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर देखिए साउदर्न ब्लॉट अगर आप करवाते हैं तो यहाँ डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। नॉर्दर्न ब्लॉट करवाते हैं आरएनए को अलग करना है। वेस्टर्न ब्लॉट करवाते हैं प्रोटीन को अलग करने का ये तरीका है। यानी इसमें फिर रेडियो एक्टिव डाल देते हैं VNTR पर, जिससे पूरा का पूरा हमको बैंड दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से ऑटो रेडियोग्राफी करके हम उस डीएनए बैंड को पता कर लेते हैं कि किस व्यक्ति का डीएनए। जैसे मान लो कि घर में चोरी हो गया, उस चोरी हुए व्यक्ति का एक कतरा मिला ब्लड का, आपने ब्लड को उठा लिया, आपने उस ब्लड पर कितने न्यूक्लियोटाइड थे सारा देख लिया, कौन कौन सा उसका जीन का क्या मतलब कहते हैं पूरा चार्ट पढ़ लिया, ठीक है, मैपिंग कर लिया। अब आपसे पूछा, आप घर वालों से, पुलिस ने पूछा कि बताइए किसी पर डाउट है, तो उसने कहा 3 लोगों पे, 3 लोगों को बुलाइए भाई, तीनों का डीएनए निकाला गया, तीनों के ऊपर उसके जीनोमिक मैप को पता किया गया, देखा गया तीनों में ये किससे मैच करा, जिससे मैच कर जाता है उसको पकड़ लिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोब कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोब से भी हम पता कर लेते हैं, ठीक है ना। दुनिया में एकमात्र ऐसा डीएनए ही फिंगरप्रिंट होता है जो किसी का किसी से मैच नहीं करता, चाहे आप किसी के गार्जियंस हों, चाहे आप किसी के बच्चे हों, चाहे आप किसी कितने खास रिलेटिव्स के हों, बट इट कैन नॉट बी मैच। इसीलिए कहा जाता है कि अंगूठा लगवा कर लिख लो, है ना, ये कहावत है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोगों ने यहाँ समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, शुरू से बड़ा मज़ा आया होगा, और इस शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, बनते रहिएगा, ताकि इस चीज़ों को समझ पाइए। अब इसको घर पे भी आप 2-3 बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए, नोट्स अपना फुल मेंटेन करते रहिए इसको देखते हुए। बाकी आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत चंद्र समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, तो आशा करता हूँ कि आप लोग लगे होंगे, मेहनत कर भी रहे होंगे। दिन दूना रात चौगुना वाला मेहनत कर दीजिए, बस 15-20 दिन का खेल और है, तो इसी में लगाइए अपनी पूरी ताकत, है ना। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो कहानी बनाना है तो आपको छीनना पड़ेगा सफलता को अपने टैलेंट से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। बाकी मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर में। थैंक यू।